नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पिछले वीडियो के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था कि हाल ही में संविधान सदन में वीर सावरकर को पुष्पांजलि किस अवसर पर अर्पित की गई। चार विकल्प दिए थे: पुण्यतिथि पर, जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस पर या फिर गणतंत्र दिवस पर। तो ये पुष्पांजलि अर्पित की गई इन्हें इनकी जयंती पर। सही विकल्प हो जाएगा जयंती। जो कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, इन्होंने अन्य केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस अवसर पर उनके चित्र पर जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस मई में जो जो हमने दिवस देखे, जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो देखते हैं। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उससे। तो 1 मई को हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया था, जिसका उद्देश्य होता है कि श्रमिकों और श्रम अधिकारों का जश्न मनाना। वही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। और 4 मई को जो कि कोयला खनिक दिवस, जो कि कोयला खनिकों और उनके योगदान को सम्मानित करता है। वही 7 मई जो कि विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, जो कि खेलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आता है 8 मई। इस दिन जो कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस के मानवीय प्रयासों का सम्मान करता है। वहीं उसके बाद है 11 मई, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। वहीं 12 मई को जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये नर्सों के योगदान को मान्यता देता है। वहीं 15 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जो कि परिवार कल्याण और मूल्यों को बढ़ावा देता है। वहीं आते हैं 17 मई पर। तो 17 मई को जो कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, जो संचार प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालता है। वहीं आता है हमारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है ये। वहीं जैव विविधता के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है, जो जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देता है। लास्ट में आता है हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि 31 मई को मनाया जाता है और ये तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाता है। देखते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अभी हमने देखा महत्वपूर्ण दिवसों में सही विकल्प हो जाएगा 31 मई। ये 31 मई को जो कि हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के प्रति जागरूक करना। वहीं इस दिवस की शुरुआत की बात करें इस दिवस की, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी, जो कि तंबाकू के कारण कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती थी। इसलिए इस दिन तंबाकू छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया। तो चार विकल्प हैं: HDFC बैंक, बैंक एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या फिर ICICI बैंक। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से IDFC बैंक। इसने जो कि बिजनेस मल्टीप्लायर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसमें यह एफडी के बदले आसानी से मिलने वाला सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, जिसे खास तौर पर अगर देखें तो स्टार्टअप, फ्रीलांसर और छोटे व्यवसायियों के लिए बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेष किस देश में सार्वजनिक दर्शन हेतु भेजे गए हैं। तो चार विकल्प दिए हैं इसमें: श्रीलंका, थाईलैंड, मंगोलिया या फिर जापान में।
सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, ये भेजे गए हैं मंगोलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जो कि सांची स्तूप से जुड़े जो भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों मतलब सारिपुत्र और मौद कल्याण के पवित्र अवशेष मंगोलियाई भेजे गए हैं। यह कदम भारत और मंगोलिया के बीच जो कि सांस्कृतिक और बौद्ध संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा के ब्लैक लिस्ट में रूस के साथ किस देश को शामिल किया है? चार विकल्प है, जापान, इजराइल, फ्रांस या फिर जर्मनी को। तो सही विकल्प हो जाएगा इजराइल, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इजराइल को भी रूस के साथ संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया, जिसमें रिपोर्ट में फिलिस्तीनी बंदियों के साथ दुर्व्यवहार और यौन हिंसा के आरोपों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इजराइल ने इन आरोपों को अस्वीकार कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित S&T प्रिज्म 5.0 कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? चार विकल्प दिए हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान से, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में नवाचार से, कृषि अनुसंधान से या फिर स्वास्थ्य सेवाएं से। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में नवाचार से, क्योंकि S&T प्रिज्म 5.0 कार्यक्रम का आयोजन अगर देखें तो खान मंत्रालय द्वारा किया गया है, याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि स्टार्टअप और MSME को महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण जैसे मूल्य संवर्धन से जुड़ी नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं यह कार्यक्रम भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार विकल्प है, चाय उत्पादन बढ़ाना, क्वीन अनानास को वैश्विक ब्रांड बनाना, रबर उत्पादन बढ़ाना या फिर बांस उद्योग को बढ़ावा देना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से क्वीन अनानास को वैश्विक ब्रांड बनाना। मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना की बात करें तो ये त्रिपुरा के CI टैग प्राप्त क्वीन अनानास को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। इसका लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ाना, अनानास के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करना और इसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। ये इनका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025-2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ABS व्यवस्था के तहत सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ABS का मतलब है, इसका फुल नेम एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये इसका फुल नेम होता है। तो चार विकल्प दिए इसमें, आयुष क्षेत्र से, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से, बीज क्षेत्र से या फिर जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। तो ये प्राप्त हुआ है बीज क्षेत्र से, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से बीज क्षेत्र। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को जो कि 2025-26 में 21.26 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और इसमें सबसे अधिक योगदान की अगर बात करें तो बीज क्षेत्र से मिला, जो कि 11.75 करोड़ रुपए था। वहीं यह राशि जैविक संस्थान की संसाधनों के उपयोग के बदले एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के तहत प्राप्त हुई। वहीं अगर ABS की बात करें हम, तो ABS का उद्देश्य है कि जैविक संसाधनों से होने वाले लाभ को स्थानीय समुदायों और किसानों के साथ साझा करना। आते हैं अगले प्रश्न पे अपने। तो हाल ही में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? चार विकल्प दिया गया है इसमें, द्रौपदी मुर्मू, CP राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ या फिर प्रमोद सावंत। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से CP राधाकृष्णन। भारत के जो कि उपराष्ट्रपति हैं ये,
और इन्होंने गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग भी लिया और राज्य के विकास तथा नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर प्रकाश भी डाला। वहीं 30 मई 1987 याद रखेंगे, इस दिन गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा मिला था। और वर्ष 2026 में जो कि गोवा ने अपने 40 वर्ष पूरे किए, इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जो कि भाग लिया है और गोवा को विरासत, पर्यटन, शिक्षा और सतत विकास का उत्कृष्ट उदाहरण भी बताया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय खरीफ कॉन्फ्रेंस 2026 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? 4 विकल्प है। जल बचाओ अभियान, खेत बचाओ अभियान, किसान समृद्धि अभियान या फिर हरित भारत अभियान। तो ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से। हालांकि ये बात है खेत बचाओ अभियान, क्योंकि राष्ट्रीय खरीफ कॉन्फ्रेंस 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने खेत बचाओ अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण की रक्षा करना। सम्मेलन में जो कि संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती और दलहन तिलहन में भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में रॉबर्ट गोलोब के स्थान पर किस नेता ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है? 4 विकल्प है। विक्टर ऑर्बान, जनेस जानसा, आंद्रेस प्लेंकोविच या फिर मिलोज स्पाजिक ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से जनेज जानसा। इन्होंने जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब का स्थान लिया है और वे जो कि स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता भी हैं। वहीं जो कि इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री। और ये मई 2026 में जो कि संसद में हुए मतदान के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत का स्थान क्या है? 4 विकल्प है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति IAS ऐप, जिसे डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।